नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के उन बड़े मोड़ों पर नजर डालेंगे जहां सत्ता की रूपरेखा यानी कि ब्लूप्रिंट्स तैयार हुए थे। ये विश्लेषण खास तौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से बहुत अहम है। तो चलिए सत्ता के इस सफर को शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है। भारतीय इतिहास असल में राज्य की ताकत और सामाजिक धार्मिक सोच के बीच की एक जबरदस्त खींचतान की कहानी है। एक तरफ साम्राज्य बनाने की चाहत है, तो दूसरी तरफ वो विचार हैं जो समाज को एक बिल्कुल नई दिशा दे जाते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है भारत के पहले बड़े सामाजिक बदलाव से। ये वो समय था जब कबीलों वाली जिंदगी की जगह धीरे धीरे संगठित राज्य ले रहे थे और समाज को रास्ता दिखाने वाले नए नए दर्शन जन्म ले रहे थे। सच कहूं तो ये एक क्रांतिकारी दौर था। यहां देखिए, एक बहुत बड़ा बदलाव नजर आता है। शुरुआती वैदिक काल का समाज कैसा था? कबीलाई था, लोग पशु पालते थे। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल आया, लोहे के इस्तेमाल ने, आप कह सकते हैं, सब कुछ बदल दिया। खेतीबाड़ी होने लगी, लोग एक जगह टिककर रहने लगे और इसी के साथ समाज की बनावट भी मुश्किल होती गई और वर्ण व्यवस्था भी काफी कठोर हो गई। तो हुआ ये कि लोहे के औजारों से खेती में एक क्रांति सी आ गई। अब अनाज इतना ज्यादा पैदा होने लगा कि उससे व्यापार शुरू हुआ, नए शहर बसे और एक ऐसी व्यवस्था बनी जहां एक स्थायी सेना और अफसरशाही रखी जा सकती थी। और यहीं से भारत की पहली बड़ी राजनीतिक इकाइयां यानी 16 महाजनपद सामने आईं। इतिहास में इसे दूसरा शहरीकरण भी कहा जाता है। ये याद रखने वाली बात है। अब देखिए, जब समाज में इतनी उथल-पुथल हो रही थी, तो बौद्ध और जैन धर्म जैसे नए विचार सामने आए। उन्होंने उस दौर के मुश्किल वैदिक अनुष्ठानों और वर्ण व्यवस्था की सख्ती को सीधी चुनौती दी। अहिंसा, नैतिकता और बराबरी का उनका संदेश खासकर व्यापारियों और आम लोगों को बहुत पसंद आया, जो एक ज्यादा सरल और सबको साथ लेकर चलने वाले समाज की तलाश में थे। और फिर इसी माहौल में एंट्री होती है भारत के पहले विशाल, एक केंद्रीकृत साम्राज्य की, मौर्य साम्राज्य। ये प्रशासन और शासन का एक ऐसा मॉडल था जो पहले कभी नहीं देखा गया था। चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता था। मौर्य साम्राज्य के शिखर पर कौन थे? अशोक। और उनके शासन का तरीका था धम्म। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि धम्म कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि ये शासन चलाने की एक नैतिक पॉलिसी थी। इसका मकसद जंग से जीतना नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी, सहनशीलता और लोगों की भलाई के जरिए एक बहुत बड़े साम्राज्य को एक साथ जोड़कर रखना था। चलिए, अब इतिहास में एक लंबी छलांग लगाते हैं। कई सदियों बाद भारत में एक और बड़े साम्राज्य ने अपनी गहरी छाप छोड़ी। अब हम सत्ता के दूसरे शाही ब्लूप्रिंट यानी मुगल साम्राज्य के प्रशासन और उनकी सामाजिक नीतियों को देखेंगे। मुगल सम्राट अकबर के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, एक विशाल और अलग अलग धर्मों वाले साम्राज्य पर शासन करना। उन्होंने इसका हल निकाला सुलह कुल की नीति से। इसका मतलब था सबके लिए शांति। ये एक ऐसी पॉलिसी थी जिसका लक्ष्य सभी धर्मों के बीच सहनशीलता और भाईचारा बनाकर एक मजबूत और एकजुट राज्य बनाना था। ठीक है, तो अब आते हैं उस हिस्से पर जो परीक्षाओं के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। हम इन दो महान साम्राज्यों के प्रशासनिक मॉडल की सीधी सीधी तुलना करेंगे। तो चलिए इन दोनों की तुलना करते हैं। प्रशासन की बात करें तो मौर्य व्यवस्था बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज थी, मतलब सारी ताकत राजा के हाथ में। वहीं अकबर ने मनसबदारी सिस्टम अपनाया, जो मिलिट्री और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को जोड़ने वाली एक रैंक बेस्ड व्यवस्था थी। टैक्स के लिए मौर्य पूरी तरह जमीन पर निर्भर थे, जबकि मुगलों ने जब्ती सिस्टम से जमीन की पैमाइश को स्टैंडर्डाइज कर दिया, जिससे टैक्स का हिसाब ज्यादा सटीक हो गया। और जहां तक विचारधारा की बात है, अशोक ने धम्म को बढ़ावा दिया तो अकबर ने सुलह-ए-कुल यानी सबके लिए शांति की नीति अपनाई। अब हम आधुनिक दौर में आते हैं, जहां सामाजिक और राजनीतिक बदलाव का एक बिल्कुल नया, एक क्रांतिकारी ब्लूप्रिंट सामने आया। और ये ब्लूप्रिंट था गांधी का सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब है सत्य के लिए आग्रह, या कह लीजिए सच्चाई की ताकत। यह सिर्फ चुपचाप विरोध करना नहीं था, बल्कि अन्याय के खिलाफ सच्चाई और अहिंसा की ताकत का एक एक्टिव इस्तेमाल था। और यही सिद्धांत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की नींव बना। तो चलिए देखते हैं कि ये सिद्धांत असल में काम कैसे करता था। इसकी शुरुआत हुई चंपारण में किसानों के लिए पहली जीत से। फिर आया असहयोग आंदोलन, जिसमें पूरे देश ने ब्रिटिश सामान का बहिष्कार किया। उसके बाद दांडी मार्च, जिसने नमक कानून तोड़कर ब्रिटिश राज को सीधी चुनौती दी। और आखिर में 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, जिसने करो या मरो के नारे के साथ आज़ादी की लड़ाई को उसके आखिरी पड़ाव पर पहुंचा दिया। और आखिर में एक सवाल सोचना बनता है,
शासन कैसे चलाया जाए, इतनी विविधता को कैसे संभाला जाए और सामाजिक न्याय कैसे मिले, ये वो मुद्दे हैं जो अशोक, अकबर और गांधी के समय में भी थे। क्या ये ऐतिहासिक बहसें आज भी हमारे आज को तय नहीं कर रही हैं? इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।